अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनका जो नंबर है वो 2 है। ओके, जो एनर्जी लेवल है वो आपके 3 है। देन अपने को जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग कितने पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि पार्टिकल्स हैं वो आपके डिस्टिंग्विशेबल हैं, और अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमान अगर स्टैटिस्टिक्स उसके ऊपर लगाएं क्लासिकल थ्योरी से, देन हमें पता है कि ये जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है आपका gi⁻ni, और इसका होता है आपका कंटिन्यूअस यू कैन से सीरीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज। ओके, फॉर i इज इक्वल टू 1 to n। ओके, अब यहां पर अगर मैं चेक करूं, मेरे को एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं 3, पार्टिकल्स दिए हुए हैं 2। सो इसको अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये कितना हो गया 3⁻², 9। ओके, मैक्सवेल बोल्ट्जमान से वैल्यू आई 9। अब हम कंसीडर करते हैं इसको क्वांटम। ओके, ये तो हो गया आपका क्लासिकल के लिए। अब क्वांटम के लिए क्या करते हैं, क्वांटम के लिए अपने पास क्या है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है। ओके, उसको अप्लाई करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, उसके लिए हमारे पास आया था कि GICRCni, जो कि अपना होता है GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल, और GI माइनस ni इसका फैक्टोरियल। ओके, अगर इसकी वैल्यू में अगर फाइंड आउट करूं, यहां पर कितना है 3 डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 3 - 2 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 2। 3 × 2 इसकी वैल्यू आ गई 3। यहां पर 9 आया था, यहां पर 3। अब चेक करते हैं बोस-आइंस्टीन के लिए। बोस-आइंस्टीन के लिए हमें पता है कि जो फॉर्मूला है वो GI प्लस ni माइनस 1 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल GI माइनस 1 इसका फैक्टोरियल। अगर वैल्यू पुट करते हैं, ये कितने हो गए 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ni कितने हैं 2 फैक्टोरियल, और GI 3 है, 3 में से 1 गया 2 फैक्टोरियल। ये वैल्यू कितनी आती है, ऊपर वाले को अगर करूं तो 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाता है 6। इसका 9, इसका 3, इसका 6। ओके, ये तो हो गई अपनी जो पॉसिबल्स यू कैन से कॉम्बिनेशंस हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो। अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि कौन सी जो वैल्यू है वो ज्यादा स्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं, हमें वैसे पता है जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन है वो ज्यादा कोशिश करता है आपका स्टिक होने की। ओके, सो चेक करते हैं कि कौन से जो है वो आपका ज्यादा स्टिक होने की कोशिश करता है। अगर मैं एक पैरामीटर डिफाइन करूं, यू कैन से एप्सिलॉन, अगर मैं उसको बोलूं कि बोथ पार्टिकल हैं वो आपके सिंगल स्टेट में हो, ओके, और जो कॉम्बिनेशन है टोटल, ओके, उनका अगर डिवाइड कर देता हूं, ओके। अब अपन फाइंड आउट करते हैं ये एप्सिलॉन हर केस के लिए। ओके, सो जो एप्सिलॉन आपका हो जाता है एप्सिलॉन मैक्सवेल बोल्ट्जमान के लिए, ये चेक कीजिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमान के लिए बोथ पार्टिकल एक साथ हैं, कितने चांसेस बनते हैं। अगर हम यहां पर देखें कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कितने होते हैं 1 2 3, कितने चांसेस हैं कि बोथ एक साथ आ जाएं दोनों 1 2 और ये 3, बिकॉज 3 केसेस बनते हैं ना हमारे पास। सो यहां पर आ जाता है 3 डिवाइडेड बाई टोटल कॉम्बिनेशन इसके बनते हैं 9, ये हो जाता है आपका 1 डिवाइडेड बाई 3। अब मैं फाइंड आउट करता हूं एप्सिलॉन आपका फर्मी डिराक के लिए। फर्मी डिराक में हमें पता है कि कोई भी दो पार्टिकल एक स्टेट में नहीं आ सकते, इट मींस कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों एक साथ आए। सो यहां से ये आ जाता है आपका 0 डिवाइडेड बाई जो भी क्वांटिटी है, इट मींस ये 0 हो गया। ओके,
अब आता है आपका बोस-आइंस्टीन के लिए। सो जो एप्सिलॉन है बोस-आइंस्टीन के लिए वो कितना आएगा चेक करते हैं। बोस-आइंस्टीन के लिए कितनी कंडीशंस होंगी, वही सेम 3। सो यहां पर अगर मैं चेक करूं तो 3 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कितना है 6, ये कितना हो गया 1/2। अगर मैं वैल्यू चेक करूं, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी आती है इसकी। सो एप्सिलॉन जो बोस-आइंस्टीन है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, और सबसे कम स्टिक होने की जो है वो आपकी फर्मी डिराक की होती है। इट मीन्स यहां से हम कह सकते हैं कि जो बोस-आइंस्टीन जो कंडेंसेशन है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ज्यादा स्टिक होने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ से एक तरीके से थोड़ा मतलब एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि क्यों वो स्टिक होते हैं। एक तो हमारा रीजन था कि उनका जो वेव फंक्शन होता है वो आपका सिमेट्रिक होता है, जिससे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं। बट फर्मी डिराक में ऐसा नहीं होता, एंटी सिमेट्रिक होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह नहीं रह पाते, बिकॉज जो क्वांटम नंबर हैं चारों अपने, वो अगर पार्टिकल्स के सेम हैं देन वो एक एनर्जी लेवल में नहीं आ सकते। ओके, सो इस तरीके से एक न्यूमेरिकल हो जाता है और यहाँ से एक एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है। ओके, पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एनर्जी लेवल में जो भी है पार्टिकल्स का, वो आपका डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, उसकी कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका स्टेबल होगा। बट हमें अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि कोई सिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब आपका यू कैन से मोस्ट प्रोबेबल होगा, या आप बोल सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी। अब हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज होगा आपके नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स और नंबर ऑफ सब लेवल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हम चेक करना चाहते हैं उस एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन से कि हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा। इट मीन्स मोस्ट स्टेबल स्टेट अपने को फाइंड आउट करनी है। ओके, सो इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका हर जो आपकी स्टैटिस्टिक है, जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है, फर्मी डिराक है, बोस-आइंस्टीन है, सबके लिए अलग होगा, बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूले आए हैं वो सबके अलग अलग हैं। और हमने एक मैक्सिमा को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है कि अगर कोई कर्व बन रहा है, अगर हमें मैक्सिमम निकालनी है चीज, देन अपन क्या करते हैं, इस कर्व के ऊपर उसका डेरिवेटिव लेके यू कैन से डेल एफ बाई डेल एक्स उसका 0 के इक्वल पुट करते हैं, देन वहां से अपने को जो मैक्सिमा है उसकी कंडीशंस मिल जाती हैं। ओके, सो वही मेथड अपने को इसी के अंदर यूज करना पड़ेगा कि हर केस में हमारे पास ये फंक्शन पता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें ये फंक्शन पता है, उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके अपन उसकी कंडीशन निकालते हैं कि मैक्सिमा किन किन कंडीशन में या क्या कंडीशन होगी जिसमें ये मैक्सिमा मिलेगा। सो इसके अंदर हमारे कुछ अप्रोक्सीमेशन है वो काम आने वाले हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स में हमने अज्यूम किया था कि जो आपका समेशन एन आई है वो आपका हो जाता है किसके इक्वल हो जाता है, कैपिटल एन के इक्वल। वैसे ही जो आपका टोटल एनर्जी है ई आई इंटू एन आई, वो इज इक्वल टू आपका टोटल सिस्टम का एनर्जी हो जाता है। यहाँ पर दो अप्रोक्सीमेशन है। अगर मैं एक यू कैन से स्मॉल टर्म की बात करूं कि जो एन आई है वो मेरा बिल्कुल छोटा है, देन मैं क्या कह सकता हूं कि जो यू कैन से डेल एन आई है, यू कैन से डेरिवेटिव ले लेता हूं दोनों साइड, तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है मेरा 0। इस वाले में अगर डेरिवेटिव लेता हूं देन एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहेगा किसी भी स्टेट का, बट ये डेल एन आई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, इसका हमें यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, बिकॉज ये जो फंडामेंटल अजम्पशंस थे स्टैटिस्टिक्स के ये यूज होने वाले हैं।
एक एक अप्रोक्सीमेशन आता है आपका, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन। ये जस्ट एक मैथमेटिकल यू कैन से अप्रोक्सीमेशन है कि अगर आपके पास यू कैन से log n फैक्टोरियल है, आप इसको अप्रोक्सीमेट करके बोल सकते हो कि n log n माइनस n। और ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये आपका, अगर मान लीजिए n की वैल्यू अगर 100 है, देन जो अप्रोक्सीमेशन है इसके अंदर जो यू कैन से डेविएशन है वो आपका आ जाता है 1%। ओके, बट स्टैटिस्टिक्स जो है वहां पर अपन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, इस वजह से यहाँ जो आपका डेल्टा x है, यू कैन से n जो है आपका वो 10 टू द पावर आप 30 के लगभग इस टर्म में बात करते हो। इट मीन्स बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है, इसकी वजह से जो आपका डेल्टा x है वो भी नेग्लिजिबल हो जाता है। इट मीन्स हम एक अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं अप्रोक्सीमेशन स्टैटिस्टिक्स में, जब भी हम ऐसी प्रॉब्लम से गुजरेंगे जहां पर अपने को मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है और डेरिवेटिव लेना है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। ओके, सो इसमें सबसे पहले अपन मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स है जो कि आपका क्लासिकल केस है, उस केस के लिए हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे कि उसकी क्या वैल्यू होगी। ओके, सो सबसे पहले कंसिडर करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स के लिए जो मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू है वो कितनी होगी। ओके, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं देन जो मेरा साई है वो इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ओके, इनटू में कंटिन्यूअस जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो gi टू द पावर ni डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए एक फॉर्मूला है। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटी आ जाती है। ओके, और मेरे को पता है कि जो मेरे को डेल साई है डिवाइडेड बाय डेल एन, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी चेंज नहीं हो सकता, न ही आपके सब सेल्स चेंज हो सकते, सिर्फ आपके नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी कर सकते हैं। सो यहाँ से ये जो डेरिवेटिव है ये आपका इक्वल हो जाता है 0 के। यही तो फाइंड आउट करना है हमने। बट अगर मैं देखूं ये मेरी कंडीशन है, ये थोड़ी मतलब थोड़ी हार्ड है, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 1/म्यू ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं साई का डेरिवेटिव लेने की बजाय अगर मैं एल एन साई का अगर डेरिवेटिव लेता हूं और उसको 0 के इक्वल पुट करता हूं तो मेरा कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो यहां से जो प्रॉब्लम है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी बहुत ज्यादा। ओके, सो कंसीडर करते हैं इसको। ओके, सो सबसे पहले लिखते हैं कि जो एल एन साई है आपका वो किसके इक्वल हो जाता है, वो देखूं देन एल एन एन फैक्टोरियल, ओके, प्लस मल्टीप्लाई में, इट मीन्स मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी को अपन एडिशन में लिख सकते हैं लॉगरिथमिक में। यहां पर आ जाता है आपका एल एन। ओके, अगर मैं इसको चेक करूं कि ये जो पावर है आपकी, ये जो पावर है ये इसके आगे भी आ सकती है। ओके, ये जो पावर है जी आई एन आई, ये एन आई आपकी आगे भी आ सकती है। ओके, सो यहां से अपन बोल सकते हैं कि समेशन, बिकॉज सारी क्वांटिटी समेशन में हो जाती है ना लॉगरिथमिक पे, मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी। अब यहाँ पे एन आई है वो आगे आ जाएगा, एन आई, ओके, एल एन जी आई माइनस में, बिकॉज ये डिवाइड में है और लॉगरिथमिक की जो प्रॉपर्टी है उससे आता है कि जो डिनोमिनेटर में है वो आपका माइनस का साइन प्रोड्यूस करता है। तो यहां से आपका एल एन फैक्टोरियल आ जाता है।
सो इस तरीके से ये मेरा टर्म आ गया। ओके, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी मेरी एक तरीके से कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो मेरी जीरो हो जाने वाली होगी इस बात में। सो इट मीन्स इस टर्म का कोई भी मीनिंग नहीं है अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इट मीन्स कि अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड आउट करना चाहता हूं, देन ये जरूरी नहीं है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान में जो यू कैन से जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके इनडिस्टिंग्विशेबल हों, सॉरी डिस्टिंग्विशेबल हों। सो यहां से अगर हम n फैक्टोरियल हटा भी देना तो ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट मीन्स इस क्वांटिटी से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार आ जाता है कि इससे तो आप फाइंड आउट कर लेते हो, अब इस वाली से करके देखो इस तरीके से। तो इसको एक बार पढ़ा रहने देते हैं n फैक्टोरियल। ओके, अब हम जो स्टिरलिंग वाला जो अप्रोक्सीमेशन था वो अप्लाई करते हैं कि ln साई है वो इज इक्वल टू आपका किसके इक्वल हो जाता है। यहां से अगर मैं चेक करूं तो ये तो मेरा क्या है, ये तो बिल्कुल सिंपली क्या रह जाएगा आपका ni रह जाएगा, ni ln gi। बट यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये हो जाएगा आपका n ln n, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे आपका हो जाता है n फैक्टोरियल। ओके, ये क्वांटिटी पूरी ब्रैकेट में है। अगर मैं ध्यान से चेक करूं देन ये जो समेशन है अगर इस n फैक्टोरियल के ऊपर लगेगा, ये मेरा हो जाएगा आपका कैपिटल n फैक्टोरियल। अगर समेशन करेंगे इट मीन्स इस टर्म को भी कैंसिल कर सकते हैं, ये टर्म कांस्टेंट क्वांटिटी है। देन हमारे पास L ओवर क्या रह जाता है कि आपका ln जो साई है वो इज इक्वल टू आपका हो जाता है। अब यहां से देखिए, यहां से अपन क्या कर सकते हैं, ni को कॉमन ले सकते हैं ना। सो यहां से आ जाता है कि समेशन ni ln, यहां से gi डिवाइडेड बाई ni आप कर सकते हो। ओके, अब हमने अभी तक डेरिवेटिव किया नहीं है। ओके, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ही ले लेते हैं। ओके, इसका डेरिवेटिव ही ले लेते हैं पहले सॉल्व करने से पहले। सो इस यहां पर क्या आएगा, यहां पर 1 अपॉन ओमेगा, बिकॉज इसका डेरिवेटिव ये है, और डी साई डिवाइडेड बाई आपका डी एन हो जाता है। ओके, यहां से अगर इसको डेरिवेटिव करूं देन ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है, बिकॉज मैं जो सब सेल्स है उनको चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ इसको चेंज कर सकता हूं। देन यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो आपका डेल एन आई है इंटू एल जी आई माइनस यहां से क्या है, इसको यू डॉट वी से अपने को करना पड़ेगा। इसको करने के लिए क्या है, इसको करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका यू डॉट वी से करेंगे तो एन फैक्टोरियल का कितना आ गया, डेल एन आई, सॉरी एन फैक्टोरियल नहीं एन आई का, आगे की क्वांटिटीज एज इट इज, माइनस का साइन फिर से एन आई एज इट इज। अब इस वाली क्वांटिटी का करूंगा देन 1 अपॉन एन आई आ जाएगा, एन आई का फिर से करूंगा डेल एन आई आ जाएगा। ओके, सो ये क्वांटिटी मेरे पास आई। अगर मैं ध्यान से चेक करूं ये वाली क्वांटिटी आपकी कैंसिल हो जाती है। ओके, यहां से आपका डेल एन आई आ जाता है। अब अगर इस क्वांटिटी में अगर ध्यान से देखूं देन डेल एन आई है वो मेरा कॉमन आ रहा है, और माइनस साइन भी अगर मैं एक बार के लिए अगर कॉमन ले लेता हूं देन ये वाली जो टर्म है ये मेरी आ जाती है माइनस। ओके, समेशन ऑफ इधर क्या आ जाता है एल। अब देखिए ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी प्लस ये माइनस की, इट मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं एल एन एन आई डिवाइडेड बाई जी आई। ओके, प्लस ये प्लस का हो जाएगा बिकॉज माइनस है तो माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1 इंटू डेल एन आई। ओके, अब इस क्वांटिटी को अपने को पता है, इस क्वांटिटी को अपने को 0 के इक्वल पुट करना है। ओके, अब इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा देन ये वाली जो क्वांटिटी है डेल एन आई ये क्वांटिटी 0 हो नहीं सकती, बिकॉज आपके ऐसा तो है नहीं, पार्टिकल्स ही नहीं है। ओके, सो यहां से अपने को क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को
0 को इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि जो आपका ln ni डिवाइडेड बाई gi प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 0 के इक्वल है। सो अभी तक हम इस इक्वेशन तक पहुंच गए हैं। ओके, हम इस इक्वेशन तक पहुंच गए थे। इसके बाद हमें एक मेथड देखना पड़ेगा। ये आता है आपका लैग्रांजियन मेथड ऑफ undetermined multiplier। ये मेथड होता है। इस मेथड में अपन क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस थी ना, कि जो समेशन ऑफ डेल एन आई है वो इक्वल टू 0 है। एक आता है आपका डेल एन आई इंटू आपका ई आई है वो इक्वल टू 0 है। हम जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक मेथड होता है कि जो इक्वेशंस ऑफ कंस्ट्रेन होते हैं जो कि हमारे पास ये हैं, बिकॉज ये कंस्ट्रेन ही तो है, ये अपने जो प्रॉपर्टी थी इसकी जो अजम्पशंस थे वो हैं, इट मीन्स ये एक कंस्ट्रेन है इस इक्वेशन के लिए। हमने फर्स्ट और सेकंड जो कंस्ट्रेन है उनको दो अलग अलग यू कैन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों इक्वेशंस को इसके अंदर ऐड करना है। ओके, सो अगर ध्यान से चेक करूं तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर बीटा आ जाएगा। ओके, और डेल एन आई दोनों बाहर कॉमन आ सकते हैं इसके अंदर अगर ऐड करता हूं। देन चेक करते हैं कि क्या आएगा ये वैल्यू। अगर मैं चेक करूं तो ये ln ओके एन आई डिवाइडेड बाई जी आई प्लस यहाँ पर 1 है, वहां पर अल्फा, इट मीन्स दोनों ऐड होके एक तरीके से आपका अल्फा ही बना देंगे। इट मीन्स अल्फा ही कॉन्स्टेंट के अंदर मिक्स हो जाएगा आपका 1। ओके, प्लस में आपका आ जाता है ई आई बीटा। ओके, इतना ही तो है, डेल एन आई इज इक्वल टू 0। अब अपने को पता है ये वाली क्वांटिटी 0 हो नहीं सकती, इस वाली क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा। सो अपन क्या कह सकते हैं कि जो ln ni डिवाइडेड बाई जो जी आई है वो इक्वल टू हो जाता है, इस क्वांटिटी को इधर वाली साइड लेके जाता हूं, देन माइनस अल्फा प्लस ई आई इंटू बीटा। ओके, अब यहां से अगर मैं एंटी लॉग ले लूं दोनों साइड, देन मेरा आता है एन आई डिवाइडेड बाई जी आई इज इक्वल टू, इस वाली साइड क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आपका आ जाता है माइनस अल्फा प्लस ई आई इंटू बीटा। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ओके, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, कि हर फर्स्ट एनर्जी स्टेट में कितने पार्टिकल्स होंगे, सेकंड में कितने, यही तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन आपका मोस्ट प्रोबेबल। देन यहां से अगर मैं दोनों को सेपरेट करता हूं, देन ये जो मेरा एन आई है वो आपका हो जाता है एन आई इज इक्वल टू जी आई डिवाइडेड बाई आपका एक्सपोनेंशियल ई आई इंटू बीटा। ये मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। ओके, सॉरी अल्फा रह गया यहाँ पर, अल्फा प्लस ई आई इंटू बीटा। सो ये हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल केस है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी लेवल्स वो अपने को पता लग जाता है। इट मीन्स ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है जो कि आपका क्लासिकल है, उस केस में मोस्ट जो प्रोबेबल है, इट मीन्स जो इक्विलिब्रियम में कौन से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा वो अपने को इस इक्वेशन से पता लग सकता है। ओके, और इसको अपन बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके।